स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने PYQ सीरीज स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से 2025 का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। तो आज हम लोग जो PYQ सीरीज का सेकेंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि होगा 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गेट रेडी विद द पेन एंड पेपर, और मैं जितने भी रेलेवेंट सवाल कराऊंगा उसके साथ जो ऐड करके जो मैं साइड में बताऊंगा उस चीज को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो बिना देरी किए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। तब तक आप लोग फटाफट अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। विलंब करना अच्छी बात नहीं है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस निकलता है वो जनरली क्या चीज में अपीयर होता है? जो गवर्नमेंट नोटिस निकलता है वो क्या चीज में दिखता है? जनरली गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स में दिखता है, और क्या चीज में दिखता है? न्यूज़पेपर में दिखता है, और जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले वेबसाइट्स है उसमें दिखता है। याद रखिएगा मेरी बात को। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड, कोर्ट नोटिस बोर्ड एंड बुक। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? न्यूज़पेपर, बुक, कोर्ट नोटिस। तो ये गलत है आपका, ये गलत है, ये गलत है आपका। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा मेरी बात को, जो मैंने बताया है। न्यूज़पेपर के अलावा इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की में निकलता है। ठीक है, और बाकी इन सब चीजों में इशू नहीं किया जाता है गवर्नमेंट नोटिस। ठीक है, और नोटिस फॉर्मल वे है, तो इसीलिए किसी भी इनफॉर्मल वे ऑफ सोशल मीडिया वगैरह में नहीं डालेंगे ये लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। नोटिस जो है रीडर्स को क्या देता है? तो नोटिस से हम लोग को क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ओके, ग्रीटिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम बताए ग्रीटिंग क्या है? इनफॉर्मल है, इनविटेशन इनफॉर्मल है। आंसर विल बी इंफॉर्मेशन। ओके, और याद रखिएगा आप लोगों को पहले ही पता है, नोटिस विद इन 50 वर्ड्स लिखना है, पूरा इनक्लोज करना है। पहले वाला क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका हूं वो वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या चीज को इंक्लूड करते हैं? फैक्ट्स को। क्या चीज को इंक्लूड करते हैं? फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। और कैसे फैक्ट्स होते हैं? जो कि रियल हो, रियल फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जितने भी विटनेस है उसकी गवाही को हम लोग इंक्लूड करते हैं, और जो जो चीज रेलेवेंट है उसको हम लोग करते हैं। इरेलेवेंट कुछ नहीं करना है। अपने मन से कल्पना का कोई भी चीज इसमें यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या चीज इंक्लूड नहीं करना है हम लोग को? डाटा कलेक्टेड बिल्कुल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस बिल्कुल कर सकते हैं, पर्सनल कमेंट को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आपको उसमें पर्सनल कमेंट से कोई मतलब नहीं। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो पर्सनल कमेंट कहा दीजिएगा आप लोग कि गड़िया लाल का है था? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या चीज हम लोग लिखते हैं, पहले जान लीजिए। आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग? हेडिंग लिखते हैं या फिर टाइटल को लिखेंगे, और उसके नीचे यहाँ पे बगल में बाय जो लिख रहे हैं उनका नाम। आफ्टर दैट हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर बॉडी लिखेंगे एंड कंक्लूजन। तो ये सब चीज जो है आर्टिकल राइटिंग में यूज होता है। तो यहां पे बोल रहा है कौन सा है? ग्रीटिंग द ऑडियंस,
सैल्यूटेशन, थैंकिंग ऑडियंस, बिल्कुल सैल्यूटेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हेडिंग एंड टाइटल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग साथ ही साथ स्क्रीनशॉट अगर हो सके तो पॉज करके ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, फॉर्मल लेटर क्या चीज के साथ स्टार्ट होता है? तो फॉर्मल लेटर का जो हम लोग फॉर्मेट हम लोग जान लेते हैं पहले कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर दैट व्हाट विल वी राइट? वी विल राइट डेट। उसके बाद डेट के बाद हम लोग लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं? रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि हम लोग संबोधन के लिए जो चीज लिखते हैं एड्रेस करने के लिए, जैसे कि रेस्पेक्टेड, डियर वगैरह, ठीक है। लेकिन फॉर्मल में तो इनफॉर्मल वाला यूज नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बॉडी स्टार्ट करते हैं एंड बॉडी को 3 पार्ट में लिखा जाता है, 1, 2 एंड 3। और उसके बाद नीचे योर्स फेथफुली, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, सेकेंड में कारण बताना है पूरा, और लास्ट में कंक्लूजन। इस चीज को नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पे पूछा है क्या चीज से स्टार्ट होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? पोइट जो है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं करने के लिए? ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पाब्लो नरूडा। कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नरूडा, याद रखिएगा बच्चों। कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नरूडा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज के बारे में बताया गया है? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया गया। और बताया गया है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, ये इसमें बताया गया है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं, आप लोग अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं, वेदर योर एक्शंस आर रॉन्ग एंड राइट, ठीक है। चलिए, इसलिए इसमें क्या होगा? फिशरमैन को क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वेल को हार्म ना करे। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नॉट टू हार्म वेल्स। सी में जाने के लिए मना नहीं किया गया, बोला कि वेल को हार्म ना करे, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर? कमला दास जो है अपनी मदर को क्या कही? क्या कही कमला दास अपनी मदर को व्हेन बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू, कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे ना वो लोग। व्हेन बोथ ऑफ देम वर गोइंग टू कोचिंग एयरपोर्ट। तो आखिरी में जब वो वहां पे एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा। क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा ही क्यों बोलती है? कुछ और क्यों नहीं बोलती? गुड बाय भी तो बोल सकती थी। सी यू सून इसलिए बोला जाता है, सी यू सून का मतलब होता है कि सी होप्स दैट दे विल डेफिनेटली मीट अगेन, कि वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। क्योंकि उसको इस बात का डर था ना कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाएगी, लेकिन वो इस चीज को होप कर रही थी कि पक्का जब दोबारा आएगी वो अपनी माँ से जरूर मिलेगी, क्योंकि उसको डर था दैट शी विल हैव टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर वन डे, कि एक दिन उसको अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फियर ऑफ सेपरेशन को दिखाया गया है। क्या चीज को दिखाया गया है? फियर ऑफ सेपरेशन। फियर ऑफ सेपरेशन को दिखाया गया है। एक बच्चा अपनी माँ को कितना खोने से डरता है, उस चीज को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है आप लोगों का लॉस्ट स्प्रिंग से। किससे लिया गया है? लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। किससे लिया गया है? लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि स्लम के बारे में पूछा गया कि वहां के बच्चों का क्या सीन है। तो वहां एकदम पूरा एकदम डर्टी स्लम है। क्या है? एकदम डर्टी स्लम है, पूरा गंदगी है। स्लम का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। स्लम का मतलब होता है बाबू झोपड़पट्टी। क्या होता है? झोपड़पट्टी होता है स्लम का मतलब, ठीक है। तो ये
इसमें दो और मेन कैरेक्टर हम लोग बता देते हैं, बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, मुकेश और साहिब। मुकेश क्या करता था, बैंगल मेकिंग वाले फैमिली से बिलोंग करता था, और साहिब रैग पिकिंग करता था। ठीक है, रैग पिकिंग का मतलब कचरा चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट? रोड साइड स्टैंड जो है वो क्यों बनाया गया था, बताइए तो। रोड साइड स्टैंड आदमी सड़क के नीचे जो ठेला लगाता है सड़क के पास, वो क्यों लगाता है? ताकि उसका कुछ सामान बिक जाए, फ्लो ऑफ करेंसी हो, फ्लो ऑफ कैश हो, अपना वो जो सामान है, जो गुड्स है उसके पास, वो उसको सेल करे और बदले में उसको क्या मिले, पैसा मिले, और उसका लाइफ क्या हो, एक्सपेंड हो जाए, थोड़ा पैसा कमा ले। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू अर्न मनी। ठीक है, सो दैट द पीपल कैन वेट हियर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी बिल्कुल नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। ये लिया गया था, रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रख लीजिएगा बाबू लोग राइटर का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? फ्रेंच जो है वो क्या करने के लिए स्कूल मिस करता था, और उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलता था, वो क्या करना चाहता था, बताइए तो। जनरली आप लोग भी क्या किए होंगे, बहुत बार स्कूल मिस किए होंगे। स्कूल मिस करके क्या करते थे, बाहर जाके खेल रहे हैं तो कभी गाछ में चढ़ गए आम तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये बच्चा क्या करता था, बर्ड्स का अंडा ही करता था। ये क्या करता था, बर्ड्स का अंडा को इकट्ठा करता था, उसकी तलाश करता था। ठीक है, ठीक है। तो बचपन में मैंने भी एक इंसिडेंट किया, मैं क्या करता था, सांप का अंडा ढूंढता था। ठीक है तो ये क्या करता था, बर्ड्स का अंडा ढूंढ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात याद रख लीजिएगा, मिस हो गया है यहाँ पे। इस चैप्टर में क्या चीज के बारे में बताया गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है बाबू, आप लोग जो हमेशा क्या करते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, तो वो जो आप लोग डिले करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। इस ह्यूमन टेंडेंसी को इसमें इस चैप्टर के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, चलिए जो बच्चा होता है फ्रेंड, वो क्या करता है, अच्छा आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, और इस तरह से क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जब उसके क्लास में फ्रांस में फ्रेंच का आखिरी लेसन होता है, और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है कि वो अपने क्लास में ध्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था, राशन कार्ड। क्या था, राशन कार्ड था उन लोग के पास। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछला सेट में भी आया था, और राशन कार्ड से वो लोग क्या करता था, ग्रेन्स खरीद लेता था। और वो लोग का क्या कहना था कि जब अनाज मिलिए जा रहा है खाने के लिए, तो हम लोग दूसरे जगह पे क्यों बसेंगे। ठीक है, तो लोग पास क्या था, राशन कार्ड था, परमिट नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, ना ही लाइसेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ। अभी हम तुरंत बताएं, थोड़ा देर पहले मुकेश किससे बिलोंग करता था, बेंगल मेकिंग वाले परिवार से। किससे, बेंगल मेकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगल मेकिंग। ठीक है, रैग पिकिंग कौन करता था, साहेब करता था। रैग पिकिंग के लिए कौन हो जाएगा, साहेब, याद रखिएगा। और ये क्या ढूंढता था, ही वॉज सर्चिंग गोल्ड इन गार्बेज। ही वॉज सर्चिंग गोल्ड इन गार्बेज। गार्बेज में गोल्ड की तलाश करता था। यहाँ पे गोल्ड कौन सा है, गोल्ड का मतलब रियल गोल्ड नहीं है, एनीथिंग जो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, एनीथिंग दैट फुलफिल्स देयर रिक्वायरमेंट, उस चीज की तलाश करता था। चलिए, और मोटर मैकेनिक कौन बनना चाहता था, मुकेश बनना चाहता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ। ऑथर किस प्रोग्राम का पार्ट था, ऑथर जो है वो किस प्रोग्राम का पार्ट था। ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। किससे लिया गया है, जर्नी, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, रिटन बाय तिसानी दोषी। तो ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, स्टूडेंट ऑन आइस। हम लोग पिछला वाला में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें किसको ले जाया जाता था, हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाया जाता था। वाई, बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। वो लोग क्या थे, हमारे फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स। कौन,
हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग भी हो, आप लोग भी कल चल के कुछ अच्छे पद पे, अच्छे पोस्ट पे पहुंचोगे तो देश के लिए कोई अच्छा पॉलिसी बन, इसलिए मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज हु सेड दिस, हम लोग जो है अदर जैपनीज से अलग क्यों है, ये किसने कहा था, ये लिया गया है आपका द एनिमी चैप्टर से, किसे लिया गया है, द एनिमी चैप्टर से लिया गया है, और ये वो इंसिडेंट से लिया गया है जिसमें क्या होता है, हाना और उसके हस्बैंड डॉक्टर सडाओ, दोनों कौन है, जैपनीज हैं, और ये लोग एक ऐसे डिलेमा में फंस जाते हैं, एक ऐसे कंफ्यूजन में पहुंच जाते हैं कि वेदर दे शुड सेव द इंजर्ड पर्सन, वुंडेड पर्सन, या फिर उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, किसको, अपने आर्मी को, क्यों, क्योंकि वो जो यूएस नेवी का जो सोल्जर था वो क्या था, उनका एनिमी था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कौन देती है, हाना देती है, कौन देती है, हाना, याद रखेगा सभी बच्चे लोग, याद रखिए, हाना देती है। चलिए, और हाना से ये कहाँ मिला था, याद रखिएगा, अमेरिका में, कहाँ मिला था, अमेरिका में मिला था हाना से। व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, अंटार्कटिका का एटमोस्फेयर कैसा है, देखिए, कोल्डेस्ट है बिल्कुल सही, ड्राइएस्ट है बिल्कुल सही, विंडिएस्ट है बिल्कुल सही, तीनों का तीनों सही है, बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा हवा बहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज, द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिज, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, अमेरिकन सोल्जर के साथ क्या हुआ था बताइए, अमेरिकन सोल्जर जो है उसको स्टैब किया गया था, स्टैब का मतलब क्या होता है, पूरा मारा गया, क्या उसको चाकू घोंपा था, चाकू मारा गया था उसको, स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना, तो चाकू मारा गया था, बिल्कुल नहीं, शूट किया गया था, ये होगा बिल्कुल सही, पिटा गया था, ये भी नहीं होगा, स्लैप किया गया था, थप्पड़ मारा गया था, तो ये भी नहीं होगा, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी शॉट, ही वाज शॉट ऑन हिज बैक, तो पीठ पे गोली मारी गई थी, यहां पे कमर के पास, ठीक है। चलिए द एनिमी नेक्स्ट, साथ ही साथ बाबू अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो पॉज करके आप लोग लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट मार ले। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ कौन थी, ये किस चैप्टर से लिया गया है, द थर्ड लेवल, किससे लिया गया है, हु वाज चार्लीज वाइफ, ये लिया गया है बाबू थर्ड लेवल से लिया गया है, ठीक है। थर्ड लेवल में हम लोग को याद रखना है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहां से वो लोग थर्ड लेवल पे पहुंचा था, और थर्ड लेवल और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसमें कितना लेवल था, 2 लेवल था, तो चार्ली कौन थी, उसकी वाइफ थी, सॉरी सॉरी बाबू, चार्ली की वाइफ कौन थी, लूसिया थी, कौन थी, लूसिया थी, और साइकाट्रिस्ट कौन था, उसका दोस्त, क्या नाम था, सैम, ठीक है। आंसर विल बी लूसिया, चार्ली की वाइफ का नाम क्या था, लूसिया, और उसका दोस्त का नाम क्या था, सैम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, तो प्रिंस कितने साल का था उस समय जब वो एस्ट्रोलॉजर से एकदम रेडिकुलस सवाल पूछता है, कितने समय का था वो उस समय मात्र 10 दिन का था, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बावजूद भी वो क्या किया, ऐसा सवाल पूछा, बहुत लॉजिकल था, ये कितने दिन का था उस समय पता है, बताइए बताइए, 10 दिन का था मात्र, और वो क्या सवाल पूछा था, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन दैट यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट आई विल हैव टू डाई वन डे, कि हमको एक दिन मरना होगा, बट एक्सप्लेन हाउ, कैसे मरेंगे वो तो बताइए, वो तो हम भी बोलेंगे कि एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरेंगे कैसे वो तो बताना होगा आपको, तो ये क्वेश्चन पूछा था द टाइगर किंग एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज रॉजर्स मदर इन जोज ओपिनियन, तो रॉजर्स की जो मदर थी वो जो के ओपिनियन में कैसी थी, वो बिल्कुल विग्ड और स्टूपिड थी, कैसी थी, विग्ड एंड स्टूपिड, का मतलब क्या होता है, दुष्ट और बेवकूफ। हालांकि ये क्वेश्चन शायद आप लोग के सिलेबस से हट चुका है, पर फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि वो कैसी थी, विग्ड और स्टूपिड थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी, तो मिस्टर लैम जो है वो डेरी को कौन सा स्टोरी नरेट करते हैं, तो ये लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों, ऑन द फेस,
लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस। और इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर थे, एक डेरी एक तो मिस्टर लैम, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो वो कौन सा कहानी बताते हैं? ब्यूटी एंड द बीस्ट का। कौन सा कहानी का रेफरेंस देते हैं? ब्यूटी एंड द बीस्ट का देते हैं। वाई? याद रखना है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि जो डेरी था, डेरी को ऐसा लगता था दैट नो बडी विल किस हिम, उसे कोई भी किस नहीं करेगा। वाई? तो जो चेहरा था फ्रॉम वन साइड बर्न्ड था, क्या था? जला हुआ था, एसिड से जला हुआ था। इवन हर मदर नॉट किसेस, कि मदर भी जो है ना, तो इसलिए वो बोलता था कि मेरा जो फेस है इतना अगली है, नो वन विल किस इट, कोई किस नहीं करेगा। तो वो एक कहानी बताता है, रेफरेंस देखे ब्यूटी एंड द बीस्ट का। ये कहानी में क्या रहता है? एक खूबसूरत लड़की रहती है और बीस्ट का कहानी है, ठीक है? वो आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए, अभी उतना समय नहीं है कि उस कहानी को एक्सप्लेन, ठीक है? तो व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, ठीक है? तो व्हाट प्रॉब्लम फेस्ड बाय चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे, वो लोग कौन सा प्रॉब्लम को फेस कर रहे, कौन सा प्रॉब्लम को फेस किए बताइए तो? पॉवर्टी, गरीबी? क्या वो लोग को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए, या फिर वो लोग अपना आवाज नहीं उठा पा रहे थे, या वो लोग मूर्ख थे, अशिक्षित थे? तो देखिए, गरीब थे वो बात मानते हैं, लेकिन ये उनका मेन प्रॉब्लम नहीं था। मेन प्रॉब्लम क्या था? इंडिगो उगा रहे थे, लेकिन उगाने के बावजूद क्या है, वो लोग के साथ जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो लिया जा रहा था, वो उस चीज के लिए रेज नहीं कर पा रहे थे अपना वॉइस। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी अनेबल टू रेज वॉइस। इसलिए कभी भी गलत हो तो आवाज उठाना, तब ना सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, राजकुमार शुक्ला। हम पढ़े हैं ये वाला चैप्टर, ये भी इंडिगो से ही लिया गया है। ये भी किससे लिया गया है? इंडिगो से लिया गया है, ठीक है? और इंडिगो हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिगो में कि 15% जो लैंड रहता था उस पर क्या होता था, इन लोग को जबरदस्ती इंडिगो उगाना पड़ता था। और राजकुमार शुक्ला क्या था? एक शेयर क्रॉपर्स था, बटाईदार हम लोग बोल सकते हैं, जो कि बटैया पे क्या करता है? खेती करता है। जैसे कि आप लोग के पास बहुत सारा जमीन होगा, लेकिन आप लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग किसी को रेंट पे देते हैं, वो खेती करता है, आपको भी कुछ हिस्सा मिल जाता है उसका, ठीक है? और पॉलिटिशियन तो हो नहीं सकता है। डेलीगेट का मतलब जान लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव। और लैंडलॉर्ड, बिल्कुल, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? जमींदार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मेकअप रूम लुक्ड लाइक, मेकअप रूम कैसा दिखता था? मेकअप रूम कैसा दिखता था? तो सबसे पहले हम लोग मेकअप रूम का डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं, मेकअप रूम कैसा था। तो मेकअप रूम जो था वो बिल्कुल सलून के जैसा, ऐसा था, सलून के जैसा दिखता था। और उसमें अप्रोक्सीमेटली हाफ डजन के आसपास मिरर्स लगा हुआ था, ठीक है? आधा दर्जन के आसपास में मिरर लगा हुआ था वहां पे। और एक इनकैंडेसेंट लाइट, इनकैंडेसेंट लाइट लगा हुआ था। और इस इनकैंडेसेंट लाइट के कारण क्या होता था, वहां पे जो लोग आते थे मेकअप कराने, उन लोग को इरिटेशन प्रॉब्लम होता, ठीक है? आईज में इरिटेशन, जैसे कि आपके सामने अगर लाइट जला दिया जाए तो आप लोगों को कैसे आंख में प्रॉब्लम होता, वैसे इनको भी होता था। तो यहाँ पे पूछ रहे मेकअप रूम कैसा दिखता था? हेयर कटिंग सैलून की था। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को मेरी नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एक सवाल कि क्या ऐसा चीज था जिसके कारण मेकअप रूम में आदमी को दिक्कत होता था। चलिए, तो इनकैंडेसेंट लाइट और मिरर बहुत सारा था। मिरर लगा हुआ के कारण क्या हो रहा था बाबू पता है? जितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइट का, वो सेंट्रलाइज हो जा रहा था एक ही जगह पे, और आकर के आंख पे लगता, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हूम, जो बॉय था मेकअप रूम में वो किससे जलता था? हम लोग पढ़े थे ये, किससे जलता था? सुब्बू से। किससे जलता था? सुब्बू से जलता था। और सुब्बू कौन था? जो बॉस था एसएस वासन, उसका खासम खास मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ऑफ जेमिनाई स्टूडियो, ठीक है? और ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव था, बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड था, इसीलिए ये जलता था। जो मेकअप रूम में जो ऑफिस बॉय था ना, बहुत जलता था। उसको क्या लगता था पता है? ही थॉट दैट ऑल द हार्डशिप्स एंड द सफरिंग, जितने भी कठिनाई है, जितने भी उसके जीवन में जो चीज वो झेल रहा है, एवरीथिंग हैपेंड ड्यू टू सुब्बू। हर चीज किसके कारण हुआ है? सुब्बू के कारण हुआ है। अगर सुब्बू नहीं होता तो हो सकता है कि वो आज जिस पोस्ट में काम कर रहा है उससे बेहतर पोस्ट में वो
काम कर सकता था। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन थी? सोफी की बेस्ट फ्रेंड सबको पता है कौन? जेंसी। जेंजी थी, जेंजी। और डायरेक्ट कौन था उसका? भाई था। कैसा भाई था? यंगर, छोटा भाई था बाबू लोग, ठीक है। और जियोफ क्या था? बड़ा भाई था उसका। और डैनी कैसी कौन था? आयरलैंड का, आयरलैंड का फुटबॉलर। कौन था? आयरलैंड का फुटबॉलर था। और जो ये जो सोफी है ना, ये लड़की है, इससे डैनी कैसी को सोचती थी इससे मेरा ब्याह शादी हो जाए, जीवन सेट हो जाएगा, जैसे अनुष्का शर्मा सेट कर विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो लड़की ने एक नंबर की डे ड्रीमर थी। कैसी थी? डे ड्रीमर। डे ड्रीमर का मतलब क्या होता? दिन में सपना देखती थी। क्या सोचती थी? हम जो है ना थोड़ा सा बड़ा होंगे ना, ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे, ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। फिर बोलती नहीं, बुटीक खोल लेंगे। फिर क्या बोलती है? फिर बोलती है एक काम करते, पैसा कहाँ से आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, कैशियर बन जाएंगे, बैंक का मैनेजर बन जाएंगे, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग कर लेंगे, फिर एक्टर बन जाएंगे। मतलब एक तो सपना नहीं है बाबू, 1,000 वो सपना देख, लेकिन एक को तो पूरा होगा नहीं। काहे? सीने में सपना देखती मुंगेरी लाल का सपना। ठीक है, तो ऐसा सपना तुम लोग नहीं देखना कि बिन पढ़ ले पास हो जाएंगे। पढ़ना होगा तबे पास होगे। ठीक है, चलिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डे ड्रीमर। क्या हो जाएगा? डे ड्रीमर। दिन में सपना देखती थी खाली। चलिए, 27 नंबर। बामा वाज एन, बामा कौन थी? एक तमिल राइटर थी। कौन थी? तमिल राइटर थी। ठीक है, तमिल राइटर थी, याद रखिएगा। और ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और ये जो स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है। कैसा है? ऑटोबायोग्राफी है, ये खुद लिखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अभी हम तुरंत बोले द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें जो है क्या चीज के बारे में बताएगा? ये क्या है? एक फैबल है, एक लेजेंड है, एक ऑटोबायोग्राफी? तुरंत बताएं अभी क्या हो जाएगा। ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। प्ले का मतलब होता है ड्रामा, ड्रामा तो नहीं है। फैबल है वो भी नहीं है, लेजेंड है वो भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द राइटर ऑफ नॉवेल द नेम ऑफ द रोज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए, द नेम ऑफ द रोज जो है ये एक ऐसा नोवेल है जिसके कारण अम्बर्टो इको जो है वायरल हो गए थे। वायरल आज के हिसाब से वायरल का मतलब पूरा ट्रेंड में, बहुत ज्यादा ये बुक जो है ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, और ऐसे तो अम्बर्टो इको जो है वो क्या थे? अम्बर्टो इको जो थे वो एक प्रोफेसर थे। क्या थे बाबू लोग? प्रोफेसर थे। और क्या चीज के प्रोफेसर थे? सिम्योटिक्स के। सिम्योटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? सिम्योटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। मतलब जो चिन्ह होता है उस चीज के ये प्रोफेसर थे, उस चीज को पढ़ाया करते थे। इसके अलावा ये अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास बुक्स वगैरह लिख चुके थे। लेकिन इनको जो पॉपुलैरिटी मिली, जो फेम मिला, जो नेम मिला, वो किसके कारण मिला? द नेम ऑफ द रोज के कारण। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। द नेम ऑफ द रोज रिटन बाय अम्बर्टो इको। एंड वन मोर, अम्बर्टो इको को हम लोग संडे संडे राइटर भी बोलते थे। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर संडे को भी लिख लेते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, याद रखिएगा, अम्बर्टो इको। क्वेश्चन नंबर 30, यह आ गया आपके स्क्रीन पे आखिरी क्वेश्चन आज का। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका था। क्या था? ये एक मेकअप ब्रांड है। क्या है? मेकअप ब्रांड है। और ये किस समय का मेकअप ब्रांड है? जिस समय जेमिनी स्टूडियो था। और उस समय ये सब इतना पुराना मेकअप ब्रांड है जो कि वैजंती माला वगैरह जो हीरोइन वगैरह होती थी वो लोग यूज करती थी। आजकल तो आप लोग लोटस वगैरह सबको जानते हो, लेकिन ये क्या था? मेकअप मटेरियल था जो कि उस समय यूज होता था। ठीक है,
तो आज का आप लोग का सारा क्वेश्चन इन फुल डिटेल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए और जोरदार तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि याद रखिएगा जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनसे एग्जाम में पूछा जाए या ना जाए वो मुझे पता नहीं, बट एक्स्ट्रा जो मैंने बताया उससे जरूर पूछा जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। जुड़े रहिए डीडी पाठशाला के साथ। धन्यवाद।